अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है हमने बिजनेस मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 शुरू किया हुआ है। आज इसका सेकंड लेक्चर है जिसमें हमने पढ़ना है कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं। तो इसके पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं बच्चों। ऐसे तमाम इवेंट्स जिनका हम यूनियन लें तो वो पूरी की पूरी सैंपल स्पेस बन जाए, यानी कि तमाम ऐसे इवेंट्स जब आप उनको मिला लें तो वो क्या बन जाए, आपका सैंपल स्पेस बन जाए। उन तमाम इवेंट्स को बोलते हैं कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। जैसे कि हम इसके एक सिंपल सी एग्जांपल कर लेते हैं छोटे से। चैप्टर 1 में हमने स्टार्ट के गालबन एक एग्जांपल की थी जिसमें एक कॉइन लिया था। आप एक कॉइन लें, उसको फ्लिप करें तो सैंपल स्पेस क्या बनेगी बच्चों? या तो चांसेस हैं कि हेड आ जाएगा कॉइन पे, या फिर क्या आ जाएगा, टेल आ जाएगा। अब आप एक इवेंट लें, इवेंट को नाम E1 का देना है, वो है जी हेड, ठीक है। और एक दूसरा इवेंट लें जो कि है टेल। क्या अगर हम E1 और E2 इन दोनों का यूनियन लेंगे तो हमारे पास पूरा सैंपल स्पेस बन जाएगा? H और T को मिला के पूरा सैंपल स्पेस बन जाएगा ना। इसका मतलब कि ये दोनों इवेंट्स कैसे हैं, कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। इसके अलावा हमने एक एग्जांपल की थी जिसमें दो कॉइन्स हमने लिए थे, सॉरी एक, या ऐसे करने कि एक कॉइन लें उसको 2 दफा फ्लिप करें तो सैंपल स्पेस क्या बनेगी, हो सकता है दोनों दफा उस पर क्या आ जाए, एक दफा हेड और एक दफा टेल आ जाए, या दोनों दफा क्या आ जाए, हेड आ जाए, या दोनों दफा आ जाए टेल, या एक दफा टेल और दूसरी दफा आ जाए हेड। ये पूरी सैंपल स्पेस है। अब आप एक इवेंट लें, हम ये डिस्कस करना चाह रहे हैं कि दोनों दफा जब हमने कॉइन को फ्लिप किया है तो हेड आया है, तो पहला इवेंट हमारा बन गया H। अब दूसरा इवेंट लें, वो यूं है कि दोनों दफा कॉइन को फ्लिप करने के बाद टेल आया है, तो दूसरा हमारा इवेंट बन गया टेल पे। तीसरा इवेंट एक और ले लें जिसपे ये कह लें कि पहली दफा कॉइन फ्लिप करने के बाद हेड आया और दूसरी दफा फ्लिप करने के बाद टेल आया है। अब आप तीनों इवेंट्स देखें, इनका यूनियन अगर आप लें तो क्या सैंपल स्पेस बन जाएगी? GHH मिल जाएगा, TT भी मिल जाएगा, HT भी मिल जाएगा, लेकिन ये वाला एब्सेंट रहेगा, ये वाला सेट इवेंट हमारे पास मौजूद नहीं है। इसका मतलब कि तीनों इवेंट्स को मिला के हमारी सैंपल स्पेस पूरी नहीं होगी। तो ये तीनों इवेंट्स कैसे हैं, कलेक्टिवली एग्जॉस्ट नहीं है। तो ऐसे इवेंट्स जिनको अगर हम मिला लें, उनका यूनियन ले लें तो पूरे के पूरे सैंपल स्पेस बन जाए, उन तमाम इवेंट्स को बोलते हैं कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। और इसको मैथमेटिकली लिखने का फॉर्मूला तरीकाकार क्या है, EI, मतलब इवेंट्स, और I 1 से लेकर N तक होगा, मतलब तमाम इवेंट्स। U मतलब यूनियन किया, यानी उनको इकट्ठा कर लिया तो हमारी क्या बन जाएगी, पूरी सैंपल स्पेस बन जाएगी। ये एग्जांपल नंबर 8 में उसने यही डिस्कस किया जो मैंने आपको नोटबुक पे दिखा दिया कि एक सिक्के को कॉइन करके किस तरह से पता चलेगा, 2 सिक्कों को फ्लिप करके किस तरह से पता चलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, होप सो आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास एग्जांपल नंबर 9, जिसमें बच्चों कुछ कैंडिडेट्स का डाटा गिवन है। इसमें मेल है हमारे पास 490 और फीमेल है हमारे पास 510, यानी टोटल कैंडिडेट्स है हमारे पास 1000। 350 मेल्स के पास कॉलेज की डिग्री है, जबकि 100 मेल के पास हाई स्कूल की डिग्री है और 40 मेल्स के पास कोई भी डिग्री नहीं है। इसी तरह 275 फीमेल्स हैं जिनके पास कॉलेज की डिग्री है, 210 फीमेल्स हैं जिनके पास हाई स्कूल की डिग्री है और 25 फीमेल्स हैं जिनके पास कोई भी डिग्री नहीं है। तो कुल मिला के कॉलेज की डिग्री वाले मेल और फीमेल 625 हैं। हाई स्कूल की डिग्री मिला के टोटल हमारे पास 310 लोग हैं और 9 डिग्री ऐसे लोग जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, मेल और फीमेल मिला के हमारे पास 65 लोग हैं। और ये टोटल मेल्स और फीमेल्स को मिला के कितना बन रहा है, 1000 बन रहा है। तो सबसे पहले हम इसकी सैंपल स्पेस ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है और हमने इसको करना क्या है। इसकी सैंपल स्पेस बनाने का तरीकाकार वही होगा जो हमने एक कॉइन को 2 दफा फ्लिप करने के बाद इस तरह से सैंपल स्पेस को बनाया था। यहाँ हम लिख लेंगे हमारे मेन क्या है जी, मेल है और एक फीमेल है, ठीक है। एक है जी कॉलेज की डिग्री, एक है हाई स्कूल डिग्री और एक है 9 डिग्री।
ऐसी है। अब इनके कॉम्बिनेशन बनाए, एम का सी के साथ कॉम्बिनेशन बनाए एम सी आ जाएगा, एम का एच के साथ बनाए एम एच आ जाएगा, एम का एन के साथ बनाए तो एम एन आ जाएगा। अब एफ के इन तीनों के साथ कॉम्बिनेशन बनाए, फीमेल के कॉलेज के साथ, कॉलेज डिग्री के साथ, फीमेल के हाई डिग्री के साथ तो एफ एच आएगा, फीमेल की नॉन डिग्री के साथ तो एफ एन आएगा। तो ये 6 कॉम्बिनेशन हमारे सैंपल स्पेस में आ जाएंगे। सैंपल स्पेस को ओमेगा से लिखना है, करली ब्रैकेट में एम सी एम एच एम एन एफ सी एफ एच और एफ एन। ये है हमारे पास पूरी की पूरी सैंपल स्पेस। इज इट ओके बच्चों? अब देखते हैं कि बुक से हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो ये देखिए जी, ये हमारी सैंपल स्पेस बन गई है। अब कह रहा है कि कुछ उसने इवेंट्स दिए हैं बच्चों हमें, और कह रहा है बताएं इनमें से कौन से इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं और कौन से कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो ऐसे इवेंट्स जिनका एक ही टाइम पे होना पॉसिबल नहीं है वो कहलाते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स कौन से थे कि अगर हम इवेंट्स को मिलाएं, उनको इकट्ठा करें या उनका यूनियन लें और पूरी की पूरी सैंपल स्पेस बन जाए तो वो क्या होंगे? कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स होंगे। तो वन बाय वन शुरू करते हैं बच्चों कि इनमें से कौन कौन से जो हैं हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं और कौन से कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव हैं। नोटबुक पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ से देखना हमारे लिए आसान रहेगा। तो फर्स्ट इवेंट देखें जो उसने दिया हुआ है, एम और एफ है। एम मतलब मेल है और एफ मतलब फीमेल है। तो देखिए बच्चों, अगर कोई एक इंसान है, क्या एक टाइम पे वो मेल और फीमेल दोनों हो सकता है? नहीं हो सकता। या तो वो मेल होगा या फिर वो फीमेल होगा। इसका मतलब कि ये दोनों इवेंट्स एक टाइम पे अकर नहीं हो सकते। इट मीन्स कि इवेंट कैसे हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या थी कि बताएं क्या ये कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव हैं? तो डेफिनेटली बच्चों ये कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव हैं, क्योंकि आप देखें तो हमारी जो पूरी सैंपल स्पेस है उसमें जितने भी कॉम्बिनेशन है वो मेल और फीमेल के ही तो हैं। ऐसे है तो इनके तमाम कॉम्बिनेशंस को मिलाएंगे तो हमारी पूरी सैंपल स्पेस बन जाएगी, इसलिए ये कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव है। अब सेकंड देख लें। तो सेकंड इवेंट में उसने दिया एम एफ और एच। इसका सिंपल सा तरीकाकार ये है, आप अपनी सैंपल स्पेस उठाएं, पहले एम वाले सारे कॉम्बिनेशन लिखें। तो ये सैंपल स्पेस है, इसमें एम वाले कॉम्बिनेशन एम सी है, एम एच है और एम एन है। तो ये मैंने एम के कॉम्बिनेशन लिख लिए। फिर एफ के कॉम्बिनेशन लिखे हैं सारे सैंपल स्पेस में से। उसके बाद एच के कॉम्बिनेशन भी लिखे हैं सारे सैंपल स्पेस में से। अब देखें बच्चों, हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की यही पढ़ी थी ना डेफिनेशन के, अगर हम दो इवेंट्स का कुछ इंटरसेक्शन लें, अगर तो इंटरसेक्शन लेने के बाद फाई सेट आ रहा है तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। अब आप मेल का पहले हाई डिग्री के साथ इंटरसेक्शन ले लें तो देखें क्या कॉमन आ रहा है भाई, एम एच कॉमन आ रहा है। अब फीमेल का हाई डिग्री के साथ इंटरसेक्शन ले लें तो क्या कॉमन आ रहा है? एफ एच कॉमन आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ फाई नहीं आ रहा, यहाँ पर भी फाई नहीं आ रहा। अगर दो इवेंट्स को इंटरसेक्शन लेने के बाद आंसर फाई ना आए, इट मीन्स कि वो क्या है? नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। ये वाले जो उसने इवेंट्स लिए हैं ये कैसे हैं? नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। अब हमने देखना है क्या ये कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव है। तो एम और एफ मेल और फीमेल ही है ना, मेन जेंडर्स हमारे पास, मेन सेक्स जो उसने दिए हैं। तो आप इन दोनों का यूनियन ले लें तो देखें 3 ये और 3 ये 6 के 6 मिलके पूरी हमारी सैंपल स्पेस बन जाएगी। एम और एफ का यूनियन लें तो सैंपल स्पेस बन जाएगी। इट मीन्स ये कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव है। ठीक है बच्चों। और अब थर्ड है उसने हमें दिया हुआ सी एच एन एम एफ। इसको भी सॉल्व करने का सिंपल तरीका, पहले आप सी के जितने भी कॉम्बिनेशन हैं सैंपल स्पेस में वो लिख लें यहाँ पे कौन कौन से हैं। तो सैंपल स्पेस में से सी के कॉम्बिनेशन थे हमारे पास, एम सी था, उसके अलावा था एफ सी, और कोई भी नहीं है। अब एच के कॉम्बिनेशन लिखे बच्चों। एच के कॉम्बिनेशन है हमारे पास एम एच और एफ एच है।
अब n के कॉम्बिनेशंस लिख लें, जितने इवेंट्स हैं आपने सबके सिंपली कॉम्बिनेशंस लिख लेने। तो ये आ रहा है mn और fn। अब m के कॉम्बिनेशंस लिख लें, तो m के कॉम्बिनेशंस में आ जाएगा mc, mh, mn, बस। अब आगे लिखें f के कॉम्बिनेशंस। f के कॉम्बिनेशंस में हमारे पास आ रहा है fc, fh और fn। ये जितने इवेंट्स उसने दिए थे हमने उनके क्या कर लिए हैं, कॉम्बिनेशंस लिख लिए हैं। अब आपने सिंपली क्या करना है, पहले तो मेल वाला लेना है, इसका कॉलेज डिग्री के साथ इंटरसेक्शन लेना है, फिर इसका हाई डिग्री के साथ इंटरसेक्शन लेना है और फिर इसका नो डिग्री के साथ इंटरसेक्शन लेना है। सबसे पहले हम इंटरसेक्शन ले लेते हैं सी के साथ। एम और सी का इंटरसेक्शन लें तो देखेंगे एम सी कॉमन आ रहा है ऐसे। अब एम का एच के साथ इंटरसेक्शन लें तो क्या कॉमन आ रहा है, एम एच आ रहा है ऐसे ही। अब आप एम का इंटरसेक्शन ले लें नो डिग्री के साथ, तो एम और एन कॉमन आ रहा है। अब आप फीमेल वाली कैटेगरी उठाएं। अब इसी तरह आप एफ वाला सेट उठाएं, उसका सी के साथ इंटरसेक्शन लें तो बच्चों हमारे पास क्या आंसर में आएगा, ये देखिए एफ सी दोनों में कॉमन आ जाएगा। अब आप एफ का एच के साथ इंटरसेक्शन लें तो कुछ कॉमन आएगा, हाँ जी एफ एच कॉमन आ जाएगा। जब एफ का एन के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या कॉमन आएगा, एफ एन कॉमन आ जाएगा। इसका मतलब है हमारे पास किसी भी कॉम्बिनेशन में आंसर जो है वो 5 सेट नहीं आ रहा। इट मीन्स कि ये हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो तब होते हैं ना जब इंटरसेक्शन लेने के बाद आंसर 5 सेट आए, तो ये वाला सेट हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। अब हमने ये देखना है क्या ये कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव है, तो आपने अपना एम वाला सेट उठाना है और एफ वाला सेट उठाना है और इनका यूनियन लेना है, 1 2 3 1 2 3, इन दोनों को मिला के आपकी पूरी सैंपल स्पेस बन जाएगी। एम, यहाँ मैं लिख लेती हूँ, एम और एफ का यूनियन जब लेंगे तो पूरी की पूरी सैंपल स्पेस बन रही है। इट मीन्स कि ये कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव है लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। इसलिए बच्चों ये है इसका फोर्थ पार्ट जो इसमें दिया हुआ है, कुछ कॉम्बिनेशंस एम सी एफ सी सी एच और एन। पहले हम इसी कॉम्बिनेशन समझ लेते हैं। एम सी मतलब मेल प्लस कॉलेज, एफ सी मतलब फीमेल प्लस कॉलेज, और ये जो सी है हमारे पास इसके कितने कॉम्बिनेशन से और हमारे पास सैंपल स्पेस में वो था एम सी और एफ सी ऐसे है। और एच के कॉम्बिनेशन थे बच्चों वो थे एम एच और एफ एच ऐसे है। और एन के कॉम्बिनेशन से हमारे पास एम एन और एफ एन, और साथ में एक उसमें एम सी दिया हुआ है और एक एफ सी दिया हुआ है। ये सारे इवेंट्स हमने लैदा करके लिख लिए। अब देखते हैं कि कुछ कॉमन है। अच्छा जी, ये हमारा मेन है एम सी, इसका सी के साथ लें इंटरसेक्शन, एम सी का इंटरसेक्शन लें सी के साथ तो क्या कॉमन आएगा, ये देखिए एम सी कॉमन आ जाएगा। एम सी का एच के साथ इंटरसेक्शन लें, एम सी का एच के साथ इंटरसेक्शन लिया तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, चलें वो ठीक है। एम सी का एन के साथ लिया तो फिर भी कुछ नहीं आएगा, चलें वो भी ठीक है। अब एफ सी का देखें सी के साथ, तो एफ सी का जब हमने इंटरसेक्शन लिया सी के साथ तो क्या कॉमन आ रहा है, एफ सी आ रहा है। कुछ केसेस में नहीं आ रहा लेकिन कुछ केसेस में कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। तो हमें तो ऐसे चाहिए कि और कॉम्बिनेशन में इनका इंटरसेक्शन लें तो एम्प्टी सेट आए, लेकिन यहाँ पर 2 इंटरसेक्शन लेने के बाद हमारा एम्प्टी सेट नहीं आ रहा है। इट मीन्स के ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं क्या ये कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव है। तो 2 सेट ये हैं, 2 ये हैं, 2 ये 4 और 2 उसने खुद दिए हुए हैं, तो ये 6 के 6 मिलके इजीली सैंपल स्पेस बन जाएगी। इट मीन्स ये कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव है। इसके बाद लास्ट पार्ट है बच्चों इस क्वेश्चन का, एम है, एफ सी है और एफ एच है। ठीक है, यहाँ एम सिंगल नजर आ रहा है तो हमने क्या करना है, एम के तमाम कॉम्बिनेशन लिख लेने हैं। एम सी एम एच था और साथ में एम एन था, और एक कॉम्बिनेशन उसने एफ सी दिया हुआ है खुद ही, और एक क्या दिया हुआ है, एफ एच दिया हुआ। अब क्या करना है बच्चों, सिंपली आपने सिंगल वाला उठाना है मेल और उसका एफ सी के साथ इंटरसेक्शन लें
इंटरसेक्शन लें तो कुछ आएगा इन दोनों का? बिल्कुल नहीं आएगा। अब M का FH के साथ इंटरसेक्शन लें तो कुछ कॉमन आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। इट मीन्स इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। इन तीनों इवेंट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या पता चला ये इवेंट कैसे हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। अब देखते हैं क्या ये कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव हैं। तो 1 2 3 4 5, इन पांचों को मिलाएं तो हमारी सैंपल स्पेस तो नहीं बनेगी ना। सैंपल स्पेस में तो हमारे पास 6 कॉम्बिनेशन है, इट मीन्स ये कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव नहीं है। उम्मीद है बच्चों आपको ये एग्जांपल समझ में आ गई होगी। ये पेज नंबर 8 पे और 9 के स्टार्ट तक उसने सारी यही एग्जांपल को डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये बच्चों सिंपल सी डेफिनेशन समझ लेते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की क्या होती है। तो किसी भी एक्सपेरिमेंट को बार बार करने से कोई खास इवेंट कितने फीसद या कितने दफा बार बार सामने आ रहा है वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। या यूं समझ लें, जब हम लिखी हुई थ्योरी या अंदाजों की बजाय असल तजर्बे यानी एक्चुअल एक्सपेरिमेंट या असल डाटा को देखकर किसी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो उसे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी किसी की लाइफ का पता देना, किसी की लाइफ की डाटा को देखकर फ्रीक्वेंसी निकालना, रियल लाइफ फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हमारी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है और इसका फॉर्मूला होता है ये m/n। यहाँ पर बच्चों आपके पास जो n है वो टोटल नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपेरिमेंट होगा, यानी आपने कुल कितनी बार कोशिश की, और जो हमारा m है ये होता है फेवरेबल आउटकम, यानी वो खास रिजल्ट जिसमें आपको दिलचस्पी थी या जो आप फाइंड आउट करना चाह रहे थे। ठीक है। अब यहाँ उसने एक एग्जांपल दी है कि अगर हम एक कॉइन को कर रहे हैं टॉस या फ्लिप कर रहे हैं और हमारा जो इंटरेस्ट है वो हेड में है कि हेड कितनी दफा आएगा, तो फॉर्मूला देखिए m/n है। m क्या है? फेवरेबल आउटकम, मतलब m वो है जिसमें आपका इंटरेस्ट है, तो हेड आने में हेड आने के कितने चांसेस हैं? सिर्फ एक। और n क्या है? टोटल आउटकम, तो टोटल रिजल्ट कितने आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी बच्चों हमारी? 1/2, यानी 50% चांसेस हैं हेड के आने के, या इसी तरह अगर हम टेल की भी बात करें तो उसके भी 50% चांसेस ही होंगे। एग्जाम्पल नंबर 10 पे आए तो ये डाटा है जो प्रीवियस ही था हमारे पास, मेल और फीमेल की हाईएस्ट डिग्री वाला डाटा। ठीक है, इसकी हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो चलो जी हम देखते हैं जरा नेक्स्ट पेज पे। डेफिनेशन फॉर्मूला इसका याद रखिएगा। सबसे पहले उसने निकाली हुई है जी ये प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड एप्लीकेंट इज मेल। कितने परसेंट चांस है कि जो सिलेक्ट होगा पर्सन वो मेल होगा। ये हमारा पूरा है डाटा, इसको भी हम सामने ही रख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था? याद है m/n था। तो प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है मेल के लिए, तो यहाँ हम लिखेंगे मेल। तो टोटल मेल हमारे पास कितने हैं इस टेबल से देखें, तो टोटल मेल थे हमारे पास 490। तो 490 बच्चों आ जाएगा ऊपर, डिवाइडेड बाय n क्या है? टोटल आउटकम। टोटल लोग कितने हैं? 1000 हैं। तो मेल आने के, अगर हम 1000 लोगों में से कोई सिलेक्ट करें तो मेल आने के चांसेस कितने होंगे? 490 डिवाइडेड बाय 1000। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये आपकी बुक पे भी उसने किया हुआ है। 490 डिवाइडेड बाय 1000 आएगा भाई हमारे पास 0.49। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन निकाली हुई है कि कितने परसेंट चांस है कि सिलेक्टेड एप्लीकेंट विल हैव हाई स्कूल डिप्लोमा या हाई स्कूल डिग्री। इसके लिए भी सिंपल आपने देखना है कि हाई स्कूल वाली डिग्री के कितने कैंडिडेट हैं आपके पास? 310 है। तो 310 ऊपर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय टोटल लोग कितने हैं? 1000 है। तो 310 डिवाइडेड बाय 1000 किया तो आंसर क्या आ गया? 0.310 आ गया। गॉट इट बच्चों। नेक्स्ट है जी, कितने परसेंट चांस हैं कि एप्लीकेंट विल बी मेल विद नो डिग्री। मेल विद नो डिग्री कितने लोग थे हमारे पास ऐसे जो कि मेल हैं और विद नो डिग्री, तो वो 40 हैं। तो 40 को हम ऊपर रखेंगे और नीचे क्या आएगा? टोटल आउटकम, यानी 1000। 40 डिवाइडेड बाय 1000 किया तो आंसर है 0.040। ये चांसेस हैं कि अगर हम कोई एक एप्लीकेंट सेलेक्ट करें तो वो मेल होगा विद नो डिग्री होगा। ठीक है, नेक्स्ट है जी फीमेल विद कॉलेज डिग्री। तो इसके लिए आपने देख लेना है कि फीमेल विद कॉलेज डिग्री कितने नंबर से? ये फीमेल है, कॉलेज डिग्री 275 ऊपर आ जाएगा और 1000 आ जाएगा ओवर में।
तो ये देखें 275 डिवाइडेड बाय 1000, तो आंसर है 0.275। इसी तरह बच्चों हम निकाल सकते हैं इजीली किसी भी इवेंट की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी दोबारा सुन लें क्या होता है। आपने किसी इवेंट की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो जिस इवेंट में आप इंटरेस्टेड हैं वो ऊपर आएगा और टोटल आउटकम्स जो हैं आपकी वो सारी वैल्यूज ओवर में आ जाएंगी। ठीक है, अब देखें बच्चों, ये उसने जितने हमने आउटकम्स निकाली है ना रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, सॉरी जितने हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकाली हैं उन सब का भी टेबल बना लिया। ठीक है, इसमें कोई मतलब ये नहीं कुछ खास बात, आपने सिर्फ यही याद रखना है कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीकाकार क्या है। नेक्स्ट सेक्शन है बच्चों 1.6 रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहला रूल जो है कि प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 या 0 से बड़ा होगा, 1 या 1 से छोटा होगा। दूसरा क्या है जी, अगर प्रोबेबिलिटी को हम लिख रहे हैं पी ऑफ ई से, तो इसका अगर कॉम्प्लीमेंट में यानी हमने कुछ निकालना है कि कितने % चांसेस है कि ऐसा नहीं हो सकता, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, यानी जितने % चांस हैं कि ऐसा हो सकता है उसको 1 में से माइनस कर ले तो हमारे पास आंसर आएगा उसका कि जितने % चांसेस उस इवेंट के ना होने के हैं। तीसरा देख लें, अगर दो इवेंट्स हैं आपके पास E1 और E2 और दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं, देन प्रोबेबिलिटी दैट आइदर E1 विल अकर और E2 विल अकर, तो कितने % चांसेस हैं कि हमारा जो आंसर है वो E1 आएगा या E2 आएगा। केस देख लें कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं यानी उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा probability of E1 union E2 is equal probability of E1 plus probability of E2। बेसिकली ये फॉर्मूलाज हैं जो आपने याद करने। ठीक है, रूल नंबर 4 भी यही है कि n प्रोबेबिलिटीज हैं आपके पास जो कि तमाम के तमाम क्या हैं, सॉरी n इवेंट्स हैं और तमाम के तमाम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं और आपने निकालना है कि आंसर में इन n इवेंट्स में से कौन सा आएगा। तो सिंपली आपने इन तमाम का यूनियन लेके इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेनी है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालें उसको प्लस करें किसमें दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी में, यानी तमाम इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज निकाल लें और उनको क्या कर लें प्लस कर लें। ये 4th रूल है। 5th रूल है बच्चों हमारे पास प्रोबेबिलिटी का, if E1 and E2 any two events not necessarily mutually exclusive, अब दो इवेंट्स हैं जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है यानी उनमें कुछ ना कुछ कॉमन है, देन प्रोबेबिलिटी दैट आइदर E1 विल अकर और E2 विल अकर और बोथ E1 E2 विल अकर इज गिवन बाय। अगर तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो आपने तमाम इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज को सिंपली प्लस कर लेना है और अगर इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो तब आपका फॉर्मूला क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। ठीक है, अगर कुछ ना कुछ कॉमन होगा तो ये वाला फॉर्मूला आएगा और अगर उनमें कुछ कॉमन नहीं होगा तो फिर ये चीज हमारी खत्म हो जाएगी और हमारा फॉर्मूला सिर्फ इतना रह जाएगा। वोटेड बच्चों होप्सो आपको समझ आ रही होगी। इसको उसने वेन डायग्राम में भी बताया हुआ है कि ये E1 है ये E2 है, इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है और इनकी जब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी तो हम पहले इवेंट की प्रोबेबिलिटी और दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी कर लेंगे प्लस। यहाँ देखें तो इनमें कुछ कॉमन नजर आ रहा है हमें थोड़ा सा पोर्शन, तो ऐसे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो पहले इवेंट की प्रोबेबिलिटी और दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी इनको माई प्लस करें और जितना इनमें कॉमन पोर्शन आ रहा है उस प्रोबेबिलिटी को करने इसमें से माइनस। तो यहाँ तक था बच्चों आज का लेक्चर। नेक्स्ट एग्जांपल्स हम इंशाल्लाह बशर्ते के नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके अपने दोस्तों की हेल्प के लिए उनके साथ शेयर जरूर करिएगा और अगर किसी भी पॉइंट पे आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। आई विल आंसर ऑफ योर एवरी क्वेश्चन इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज प्यारे बच्चों।